नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये वो किताब है जो उन बड़े सवालों से जूझती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। हम कहाँ से आए, ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा क्यों है। और आज हमारी कोशिश सिर्फ इन सवालों के जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि उस सफर को समझना है कि हम इन जवाबों तक पहुंचे कैसे। ये कहानी सिर्फ तथ्यों की नहीं है, बल्कि उन महान विचारों के इंकलाब की है जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, अरस्तू से लेकर आइंस्टाइन और हॉकिंग तक। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत पहले से। अरस्तू के जमाने में करीब 340 ईसा पूर्व ये तो लोग मानने लगे थे कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। हाँ, और उनके पास इसके लिए काफी अच्छे तर्क भी थे। जैसे कि पहला तो ये कि चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पर जो पृथ्वी की परछाई पड़ती है वो हमेशा गोल होती है। अच्छा, ये तभी हो सकता है जब परछाई डालने वाली चीज खुद गोल हो। सही है। और दूसरा ये कि जब यात्री दक्षिण की तरफ जाते थे तो ध्रुव तारा आसमान में नीचे दिखने लगता था। हाँ, ये भी एक घुमावदार सतह की ही निशानी है। बिल्कुल, लेकिन उनका जो मॉडल था वो पृथ्वी केंद्रित था, जियोसेंट्रिक। मतलब सब कुछ पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, सूर्य, चंद्रमा, तारे। हाँ, और टॉलेमी ने दूसरी शताब्दी में इस मॉडल को और पक्का कर दिया, ग्रहों के लिए अलग अलग गोले बना दिए। और ये विचार बहुत बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 1500 साल तक। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये उस समय के दर्शन का, धर्म का आधार था कि इंसान और पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। बिल्कुल। और फिर 1514 में कोपरनिकस ने एक नया आइडिया दिया, सूर्य केंद्रित मॉडल, हीलियोसेंट्रिक। हाँ, पर उसे गंभीरता से लेने में लगभग 1 सदी लग गई। असली क्रांति तो गैलीलियो के साथ हुई। सही कहा। 1609 में जब दूरबीन का आविष्कार हुआ, उन्होंने दूरबीन से बृहस्पति ग्रह को देखा और पाया कि उसके चारों ओर छोटे छोटे चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। ओहो, तो ये तो सीधा सबूत था। बिल्कुल, कि सब कुछ सीधे सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। और उसी समय केपलर ने यह भी दिखा दिया कि ग्रह गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और फिर आए सर आइजैक न्यूटन। 1687 में उनकी किताब प्रिंसिपे मैथमेटिका। उस एक किताब ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। उन्होंने बताया कि जिस बल से सेब जमीन पर गिरता है, ठीक उसी बल से चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और ग्रह सूरज के? हाँ, अचानक से पूरा ब्रह्मांड एक ही नियम से चलने वाली एक विशाल मशीन जैसा लगने लगा। सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। और न्यूटन के इस ब्रह्मांड में 2 चीजें बिल्कुल पक्की थी, दिक् यानी स्पेस और काल यानी टाइम। हाँ, उनके लिए स्पेस एक खाली मंच था जो कभी नहीं बदलता, और टाइम एक नदी थी जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही रफ्तार से बहती थी। एब्सोल्यूट टाइम यानी निरपेक्ष समय। बिल्कुल। मेरी घड़ी, आपकी घड़ी, मंगल ग्रह पर किसी की घड़ी, सब एक साथ टिक टिक कर रही हैं। ये सुनने में बहुत स्वाभाविक भी लगता है। लेकिन 20वीं सदी में एक पेटेंट क्लर्क ने इस विचार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं? हाँ, 1905 में उनका सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसकी बुनियाद एक बहुत ही अजीब लगने वाले विचार पर टिकी थी। वो विचार था कि प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, हर किसी के लिए एक जैसी होती है। हर किसी के लिए? हाँ, चाहे आप खड़े हो या रॉकेट में बैठकर लगभग प्रकाश की गति से चल रहे हो, आपके लिए प्रकाश की गति हमेशा एक ही रहेगी। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब है। अगर मैं एक ट्रेन में हूं जो 100 की रफ्तार से चल रही है और मैं उसमें 10 की रफ्तार से गेंद आगे फेंकता हूं, तो बाहर खड़े किसी के लिए गेंद की रफ्तार 110 होगी। हाँ, ये तो सामान्य गणित है। बिल्कुल। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप उस ट्रेन में टॉर्च जलाएंगे तो बाहर वाले को भी रोशनी उसी रफ्तार से जाती दिखेगी जिस रफ्तार से आपको। ये तो नामुमकिन लगता है। तो अगर प्रकाश की गति नहीं बदल सकती तो समीकरण को सही रखने के लिए किसी और चीज को बदलना होगा। और वो क्या था? समय। आइंस्टाइन ने महसूस किया कि अगर प्रकाश की गति परम है तो समय परम नहीं हो सकता। मतलब समय को लचीला होना पड़ेगा। हाँ, तेजी से चलने वाले के लिए समय धीरे बीतता है। न्यूटन की वो नदी टूट गई। अब हर किसी की अपनी निजी नदी थी जो अलग अलग रफ्तार से बह सकती थी। वाह! और दिक् और काल अब अलग अलग नहीं थे, वो एक दूसरे में बुने हुए थे, जिसे उन्होंने कहा स्पेस टाइम। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। पर इस नई तस्वीर में गुरुत्वाकर्षण कहाँ था? सही पकड़े, वो गायब था।
अगले 10 साल आइंस्टाइन इसी पहेली से जूझते रहे और 1915 में उन्होंने जो सिद्धांत दिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो पिछले वाले से भी ज्यादा क्रांतिकारी था। और वो क्या था? उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण कोई बल है ही नहीं। एक मिनट, क्या मतलब? अगर मैं ये पेन छोड़ूं, ये नीचे गिरता है, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है? आइंस्टाइन के मुताबिक ये स्पेस टाइम के मुड़ने का नतीजा है। स्पेस टाइम का मुड़ना? हाँ, सोचिए, स्पेस टाइम एक ट्रैम्पोलिन की तरह है। जब आप उस पर एक भारी बोलिंग बॉल, मान लीजिए सूरज, रखते हैं तो वो ट्रैम्पोलिन बीच में धंस जाता है। ठीक है। अब अगर आप एक छोटी कंची यानी पृथ्वी को उसके पास से गुजारें तो क्या होगा? वो सीधी जाने के बजाय उस झुकाव में घूमने लगेगी। बिल्कुल। वो कंची सोच रही है कि वो सीधे जा रही है, पर मुड़ा हुआ स्पेस टाइम उसे एक कक्षा में घुमा रहा है। यही गुरुत्वाकर्षण है। वाह! तो हम खिंच नहीं रहे, हम बस मुड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं। एकदम सही। और इस अजीब से लगने वाले विचार का सबूत भी मिला। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वैज्ञानिकों ने देखा कि सूरज के पास से गुजरने वाले तारों की रोशनी ठीक उतनी ही मुड़ी जितनी आइंस्टाइन के गणित ने भविष्यवाणी की थी। तो न्यूटन का ब्रह्मांड खत्म हो गया। अब हम एक गतिशील, लचीले ब्रह्मांड में जी रहे थे। और इस नई समझ ने हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के और भी करीब ला दिया। और यहाँ एडविन हबल की एंट्री होती है। हाँ, 1929 में हबल ने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं। और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से भाग रही है। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बिल्कुल। और अगर हम समय में पीछे जाएं तो सब कुछ एक दूसरे के करीब आता जाएगा, और पीछे और पीछे, जब तक कि सब कुछ एक ही बिंदु पर ना आ जाए। बिग बैंग। वो बिंदु जहां सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा एक जगह थी, जहां घनत्व अनंत था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और यहीं पर एक समस्या आती है ना? बहुत बड़ी समस्या। ये वो जगह है जहां आइंस्टाइन का सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी खुद टूट जाता है। उसके नियम यहां काम करना बंद कर देते हैं। तो मतलब विज्ञान एक दीवार से टकरा जाता है। हम ये नहीं जान सकते कि उस सिंगुलैरिटी पर या उससे पहले क्या हुआ। उस समय के भौतिकी के हिसाब से तो हाँ, लेकिन सिंगुलैरिटी सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत में ही नहीं मिलती। अच्छा, और कहाँ? जनरल रिलेटिविटी ने एक और जगह पर इसकी भविष्यवाणी की, ब्लैक होल्स के केंद्र में। ब्लैक होल्स, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दब जाता है। हाँ, और उसका गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। उसकी एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो एक बार अंदर गया वो हमेशा के लिए गया। और दशकों तक यही माना जाता था कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की अंतिम जेल हैं। पर फिर स्टीफन हॉकिंग आए और उन्होंने इस कहानी में क्वांटम मैकेनिक्स का एक तड़का लगाया। 1974 में? हाँ, और उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया, ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं है। पूरी तरह ब्लैक नहीं है मतलब? वो असल में धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं और आखिरकार भाप बनकर उड़ सकते हैं। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? अगर कुछ भी बाहर नहीं आ सकता तो ऊर्जा कैसे बाहर आ रही है? यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया आती है। उसके एक नियम के अनुसार, जिसे हम खाली जगह कहते हैं, वो असल में खाली नहीं है। मतलब? वो वर्चुअल कणों और उनके एंटी पार्टिकल्स के जोड़ों से भरी हुई है। ये जोड़े एक पल के लिए बनते हैं और फिर तुरंत एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं, हर जगह हर समय। ठीक है, ये अपने आप में अजीब है, पर इसका ब्लैक होल से क्या लेना देना? अब सोचिए कि ये घटना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ठीक किनारे पर हो रही है। अच्छा। एक कण और एंटी कण का जोड़ा बना। हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी वाला कण ब्लैक होल के अंदर गिर जाए और पॉजिटिव एनर्जी वाला कण बाहर बच निकले। तो दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल से एक कण बाहर निकला है। बिल्कुल। और क्योंकि ब्लैक होल ने नेगेटिव एनर्जी को सोख लिया, तो E=mc² के हिसाब से उसका कुल द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने पकड़ लिया। इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया से ब्लैक होल बहुत बहुत धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खोता है और अरबों खरबों साल बाद गायब हो सकता है, वाष्पित होकर। हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल्स भी हमेशा के लिए नहीं हैं। तो हमारे पास ब्रह्मांड को समझने के दो महान स्तंभ हैं। बड़े स्केल के लिए जनरल रिलेटिविटी और बहुत छोटे परमाणु के स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। खासकर उन जगहों पर जहां दोनों की जरूरत होती है, जैसे बिग बैंग
या ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पर। वहां ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और यही आज भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौती है, इन दोनों को मिलाकर एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना। और इसी खोज में हॉकिंग ने अपना सबसे साहसिक विचार पेश किया, नो बाउंड्री प्रोपोजल। कोई सीमा नहीं प्रस्ताव। हाँ, इसे समझने का एक तरीका पृथ्वी की सतह का उदाहरण है। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल सीमित है, पर उसका कोई किनारा या बाउंड्री नहीं है। आप चलते चलते कभी दुनिया के किनारे से गिर नहीं सकते। हॉकिंग ने कहा, क्या हो अगर ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो, 4 आयामों में। स्पेस टाइम सीमित तो हो, पर उसकी कोई बाउंड्री न हो, कोई किनारा न हो, कोई शुरुआत या अंत न हो। एक मिनट, अगर कोई शुरुआत नहीं है तो बिग बैंग से पहले क्या था? इस सवाल का क्या मतलब हुआ? हॉकिंग के मुताबिक ये सवाल ही गलत है। गलत क्यों? ये पूछने जैसा है कि उत्तरी ध्रुव से और उत्तर में क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचकर उत्तर दिशा ही खत्म हो जाती है। तो आप कह रही हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मांड की कोई ऐसी शुरुआत या किनारा हो ही नहीं जिसके पहले के बारे में पूछा जा सके? बिल्कुल, ब्रह्मांड बस है, एक आत्मनिर्भर, खुद में पूरा सिस्टम। अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड को बनाने के लिए या शुरू करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। यही उनका आइडिया था कि ब्रह्मांड का अस्तित्व विज्ञान के नियमों का ही एक तार्किक परिणाम हो सकता है। तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, एक ऐसे ब्रह्मांड से जिसका केंद्र पृथ्वी थी, एक ऐसे ब्रह्मांड तक जो लगातार फैल रहा है, जहां समय और स्थान लचीले हैं, और जहां ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं होते। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज कितनी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, और हॉकिंग का काम इसी महान परंपरा का हिस्सा था। अंत में एक विचार, हॉकिंग ने अपनी किताब का समापन एक बहुत ही गहरी बात से किया। उन्होंने लिखा कि अगर हम एक दिन वो संपूर्ण एकीकृत सिद्धांत खोज लेते हैं तो ये इंसान के तर्क की सबसे बड़ी जीत होगी। और उन्होंने लिखा, क्योंकि तब हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, इसका मतलब किसी धार्मिक ईश्वर से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाले परम नियमों से है। क्या ये मुमकिन है कि हम जो इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, उन बुनियादी सिद्धांतों को समझ सकें जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना और चल रहा है? हॉकिंग का मानना था कि हाँ, हम समझ सकते हैं। और शायद यही खोज इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद है।